गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम वैधता के बारे में पढ़ रहे थे कि औचित्य पूर्णता जो होती है वो किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखती है और औचित्य पूर्णता के कारण ही कोई भी राज व्यवस्था जो होती है वो सफलता पूर्वक उसका संचालन होता है और शासन में वो स्थायित्व को लाती है। तो इसलिए किसी भी राज व्यवस्था में हम औचित्य पूर्णता वैधता का एक महत्वपूर्ण स्थान मानते हैं, क्योंकि वो शासन में जन सहमति जन स्वीकृति को आधारित उस पर शासन होता है और शासन जो होता है उसी के कारण से शासन में स्थायित्व आता है। तो कल हम औचित्य पूर्णता के महत्व के बारे में पढ़ रहे थे, जो हमारा अधूरा रह गया था। तो हम औचित्य पूर्णता के महत्व के बारे में देखते हैं कि औचित्य पूर्णता का क्या महत्व है। तो देखिए, कल हमारा टॉपिक ये चल रहा था औचित्य पूर्णता का महत्व, जो कि हमारा टॉपिक अधूरा रह गया था। तो देखिए, औचित्य पूर्णता के बारे में कल हमने पढ़ा था कि औचित्य पूर्णता जो है वह संपूर्ण राज व्यवस्था को स्थायित्व देता है और उसके संचालन में न्यूनतम शक्ति की जो है वह आवश्यकता महसूस होती है, क्योंकि शक्ति न्यूनतम रूप से इसमें हम समाहित मानते हैं। तो औचित्य पूर्णता में ये शासन को न्याय संगत आधार प्रदान करती है और उसे स्थायित्व प्रदान करती है। देखिए, हम किसी भी राज व्यवस्था में औचित्य पूर्णता को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं और सभी राज व्यवस्थाओं में औचित्य पूर्णता का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसके कारण ही शासन में स्थायित्व आता है और शासन कुशलता पूर्वक संचालित किया जाता है। क्योंकि जब हम शक्ति की बात करते हैं तो शक्ति दमन, हिंसा, बल प्रयोग पर आधारित होती है, जबकि ये जो औचित्य पूर्णता है जन सहमति जन स्वीकृति पर आधारित होती है, क्योंकि इसमें जनमत की शक्ति निहित होती है, जन स्वीकृति इसके साथ युक्त होती है। तो इसलिए इसमें जो शासन होता है वो शासन निरंतर लगातार रूप से बना रहता है और शासन में स्थायित्व आता है और शासन में स्थायित्व आने के कारण शासन लंबे समय तक टिका रहता है। शासन में जो नागरिकों के विद्रोह की संभावनाएं बहुत कम होती हैं और विद्रोह न होने के कारण शासन का जो है तख्ता पलट नहीं होता, सत्ता परिवर्तन नहीं होता। जो सत्ता चली आ रही है वो लगातार बनी रहती है, क्योंकि सत्ता परिवर्तित होने की संभावना नहीं रहती, क्योंकि उसे वैधता मिलती रहती है। तो वैधता मिलने के कारण शासन लंबे समय तक स्थायित्व रूप से क्या होता है, टिका रह सकता है। तो देखिए, हमने कल इसकी महत्व के बारे में पढ़ा था और आज भी जो है हम इसके महत्व के बारे में पढ़ेंगे भी कि किसी भी राज व्यवस्था में औचित्य पूर्णता का महत्वपूर्ण स्थान होता है। उदाहरण के लिए हम उदार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का उदाहरण लें तो उदार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि उदार लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जो शासन जो होता है, हम बात करते हैं उदार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की। उदार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में शासन जन सहमति जन स्वीकृति पर आधारित होता है और इसमें जनमत जो होता है वो जनमत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जनमत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है उदार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में।
तो देखिए जनमत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जनमत जो होता है वो लोगों की राय शासन के बारे में इकट्ठी करता है, कि जनमत के द्वारा लोग अपना विचार शासन के प्रति व्यक्त करते हैं, कि शासन के प्रति लोग किस तरह का अपना दृष्टिकोण रखते हैं। तो देखिए जब चुनाव होते हैं, आम चुनाव होते हैं, तो आम चुनाव में हम जनमत का महत्वपूर्ण भूमिका मानते हैं, क्योंकि जनमत जो होता है वो चुनाव में एक प्रमुख आधार अपना प्रकट करता है। क्योंकि इलेक्शंस जब होते हैं, चुनाव जब होते हैं, तो जनता क्या करती है, अपनी सक्रिय भागीदारी निभाती है। किस तरह से? अपना वोट देकर। तो जब जनता अपना वोट देती है तो अपना वोट वो किस आधार पर देगी, तो उसको जनमत क्या करता है, उसको निर्धारित करता है कि वोट जो होगा वो किस प्रकार वोट बैंक को बनाने में जनमत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो देखिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में जनमत की महत्वपूर्ण भूमिका हम देखते हैं कि इलेक्शंस होते हैं, और इलेक्शंस होने पर जब सत्ता निर्वाचित होती है, जब सरकार बनती है, तो उसमें जनमत का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि लोग अपना वोट देते हैं और वोट वो उसी पार्टी को देते हैं जिसके बारे में उनकी राय अच्छी होती है, और जो जनमत निर्धारित कर दिया गया होता है मतदान के समय। तो देखिए मतदान को जनमत महत्वपूर्ण रूप से उसको निर्धारित करता है, उसे तय करता है जनमत कि मतदान जब होगा तो उसमें जनमत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि लोग उस पार्टी के बारे में किस तरह का अपना विचार व्यक्त करते हैं और वो किस पार्टी को चुनेंगे। तो देखिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनमत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और जनमत के आधार पर जनता का चुनाव होता है। चुनाव के बाद सरकार निर्वाचित होती है, और सरकार निर्वाचित होकर वो क्या करती है, ऐसी शासन में नीतियां जो कि जनता के कल्याण से संबंधित हैं, तो ऐसी नीतियां, ऐसे निर्णय की क्रियान्विति करती है जो कि वोट मांगते समय उन लोगों ने जनता से जो वादे किए थे, वो वादे, उन वादों पर उनकी नीतियां, उनके निर्णय खरे उतरते हैं या नहीं, ये आगे आने वाले 5 सालों में मालूम चलता है उन्हें, कि जब 5 साल बाद में फिर चुनाव होगा तो जनता क्या करेगी। यदि जनता के हित में उन्होंने नीतियां नहीं बनाई हैं, तो जनता अगले आगामी चुनाव में क्या करेगी, अगले आगामी चुनाव में जनता उनको नहीं चुनेगी और चुनाव में उनकी करारी हार होगी। तो देखिए इस प्रकार जनमत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में, क्योंकि ये वोट बैंक को निर्धारित करता है, और व्यक्ति अपना जो वोट, अपना समर्थन देता है उसी पार्टी को देता है जो कि उसके हितों की पूर्ति करती है। तो देखिए इस प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में हमने देखा किस प्रकार से जो जनमत है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और देखिए जो राजनीतिक दल जो आते हैं, सत्ता में आने से पूर्व जो भी राजनीतिक दल है वो औचित्य पूर्णता के द्वारा ही अपनी जन सहमति प्राप्त करते हैं। जब राजनीतिक दल निर्वाचित होकर सरकार बनाते हैं तो वो निर्वाचित सरकार जन सहमति पर आधारित है, और उन्होंने जो वादे चुनाव के समय में किए थे वो वादे वो पूरे करते हैं या नहीं, ये उनको आने वाले समय में जनता इस बात का जो है उनसे हिसाब मांगती है। जब फिर चुनाव होते हैं तो यदि उन्होंने इस प्रकार जन नीतियों अर्थात जन कल्याणकारी नीतियां नहीं बनाई हैं, तो उनको क्या किया जा सकता है, लोग उस समय चुनाव में उस पार्टी को न चुन के किसी दूसरी पार्टी को चुन सकते हैं, और इस प्रकार नई सरकार निर्वाचित होती है। देखिए इस प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में जन सहमति जो है वो महत्वपूर्ण है, और जो सरकार होती है
जन सहमति पर ही आधारित होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में औचित्यपूर्णता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और औचित्यपूर्णता के बिना कोई भी शासन व्यवस्था जो है लंबे समय तक नहीं टिकी रह सकती है, क्योंकि औचित्यपूर्णता जन सहमति पर आधारित होने के कारण जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और जनता के प्रति उत्तरदायी होने के कारण क्योंकि इसे जन स्वीकृति प्राप्त होती है और शासन लंबे समय तक कार्य करता है, शासन में ये स्थायित्व जो है वो लाती है। और शासन में जिस प्रकार से जन विद्रोह की बात मैंने पहले आपको बताई थी, तो शासन में विद्रोह की संभावनाएं कम होती हैं और शासन निरंतर लंबे समय तक जो है कार्य करता है। इस प्रकार औचित्यपूर्णता जो होती है वो शासन में स्थायित्व लाती है। अगला हम देखते हैं कि किस प्रकार औचित्यपूर्णता के अभाव में जो है विद्रोह या विरोध का सामना शासन को करना पड़ता है। तो देखिए, औचित्यपूर्णता के अभाव में शासन को जन विद्रोह का सामना करना पड़ता है और शासन करने वालों के विश्वास में कमी होती है। तो देखिए, औचित्यपूर्णता के बिना शासन में जन विद्रोह की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं और शासन करने वालों के विश्वास में जो है वो कमी आती है। इस प्रकार से हम ये मानते हैं कि यह शासक वर्ग की नीतियों तथा कार्यों को न्याय संगत आधार प्रदान करती है और शासितों के सभी वर्गों में सहमति अनुशासन की बात करती है। तो उदाहरण के लिए कल मैंने आपको बताया था कि साम्यवाद का किस प्रकार से पतन हुआ सोवियत रूस में, जो कि साम्यवाद का गढ़ था। इसी कारण से हुआ कि वहां पर जो है साम्यवादी व्यवस्था चरमरा गई। और क्यों चरमरा गई? क्योंकि इसकी औचित्यपूर्णता खत्म हो गई थी। तो साम्यवादी व्यवस्था का धराशायी होना एक महत्वपूर्ण उदाहरण है औचित्यपूर्णता का, जहां लोप हो गया था, औचित्यपूर्णता खतरे में पड़ गई थी और औचित्यपूर्णता के अभाव में साम्यवाद का क्या हो गया? विखंडन हो गया। तो देखिए, किसी भी राज्य व्यवस्था में जो औचित्यपूर्णता अपना महत्व रखती है और यदि इसके अभाव में, जैसे कि हमने साम्यवादी व्यवस्था का देखा किस प्रकार से पतन हो गया, क्योंकि वहां पर औचित्यपूर्णता का लोप हो गया था और औचित्यपूर्णता का लोप होने के कारण साम्यवाद का जो गढ़ सोवियत रूस था, वहां पर भी साम्यवादी व्यवस्था धराशायी हो गई। तो देखिए, औचित्यपूर्णता शासन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है और इसके अभाव में शासन में जन विद्रोह की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और शासन करने वालों के विश्वास में कमी होती है और शासन जो होता है कुशलता पूर्वक संचालित नहीं हो पाता। इस प्रकार औचित्यपूर्णता के अभाव में शासन व्यवस्था जो होती है वो चरमरा जाती है और शासन कुशलता पूर्वक संचालित नहीं हो पाता। इस कारण से शासन में जो है शासन करने वालों के विश्वास में निरंतर कमी आती है और शासन जो होता है वो धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हो जाता है और धीरे धीरे शासन व्यवस्था विखंडित होने लगती है। और इस प्रकार हम देखते हैं औचित्यपूर्णता के अभाव में वो राज्य व्यवस्था संकट में पड़ जाती है और नई शासन व्यवस्था जो होती है वो स्थापित होती है। तो इस प्रकार औचित्यपूर्णता किसी भी राज्य व्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण स्थान है
क्योंकि यह शासन को जो है न्याय संगत आधार प्रदान करती है, क्योंकि यह विश्वास मूल्यों पर आधारित होती है और इस कारण से ही शासन को न्याय संगत आधार प्रदान कर कर यह शासन को स्थायित्व प्रदान करती है और शासन जो होता है वो लंबे समय तक कार्य करता है। इस प्रकार औचित्यपूर्णता शासन में स्थायित्व को लाती है। देखिए, इस प्रकार हमने देखा औचित्यपूर्णता का महत्व। अब हम देखते हैं शक्ति, सत्ता तथा औचित्यपूर्णता का पारस्परिक संबंध क्या है। तो देखिए, आपके कई बार प्रश्न आता है कि शक्ति को आप परिभाषित कीजिए, सत्ता को परिभाषित कीजिए या वैधता को परिभाषित कीजिए, और इनको परिभाषित करने के बाद में शक्ति, सत्ता और वैधता का प्रश्न आता है कि शक्ति, सत्ता और वैधता में पारस्परिक संबंध क्या है। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था और आपके ये प्रश्न जो है वो एक साल छोड़कर दूसरे साल निरंतर रिपीट होता है। कई बार लगातार आता भी है कि शक्ति से आप क्या समझते हैं या सत्ता से आप क्या समझते हैं, सत्ता को परिभाषित कीजिए, या पूछ लिया जाता है कि आप शक्ति को परिभाषित कीजिए, या पूछ लिया जाता है कि आप वैधता को परिभाषित कीजिए, वैधता से आप क्या समझते हैं। फिर शक्ति, सत्ता और वैधता में पारस्परिक संबंध को आप क्या कीजिए, विश्लेषित कीजिए। तो आपके 20 नंबर का प्रश्न कई बार इस टॉपिक से आता है, इसलिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, आपके अंतर वाला प्रश्न भी आता है, शक्ति और सत्ता में क्या अंतर, ये भी पूछा जाता है। तो आपका एक बड़ा प्रश्न आता है शक्ति, सत्ता और वैधता में पारस्परिक संबंध। तो देखिए, अब हम देखते हैं शक्ति, सत्ता और वैधता में पारस्परिक संबंध क्या है। शक्ति, सत्ता और वैधता में, शक्ति, सत्ता और वैधता में पारस्परिक संबंध। तो देखिए, शक्ति, सत्ता और वैधता तीनों ही राजनीति विज्ञान की महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं और तीनों का ही राजनीति विज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इन तीनों के अभाव में किसी भी राज्य व्यवस्था के कुशलता पूर्वक संचालन की हम कल्पना नहीं कर सकते। इन तीनों का ही होना बहुत ही जरूरी है किसी भी राज्य व्यवस्था के कुशलता पूर्वक संचालन करने के लिए। इन तीनों के अभाव में हम राजनीतिक व्यवस्था के कुशलता पूर्वक संचालन की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए शक्ति, सत्ता और वैधता किसी भी राज्य व्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और वहां पर यदि शासन कुशलता पूर्वक संचालित होता है तो इन तीनों के कारण ही होता है, शक्ति, सत्ता और वैधता। क्योंकि जब किसी भी शासन व्यवस्था में इन तीनों का सम्मिश्रण हमें देखने को मिलता है, ये तीनों ही उस शासन व्यवस्था में विद्यमान होती हैं, तब हम देखते हैं कि वो शासन व्यवस्था कुशलता पूर्वक सर्वाइव करती है। वहां पर शासन का बहुत ही नियोजित ढंग से और कुशलता पूर्वक संचालन होता है, जिसके कारण से शासन जो होता है लंबे समय तक कायम रहता है और शासन में जो विद्रोह की संभावनाएं कम होती हैं, क्योंकि शासन जन सहमति पर आधारित होता है और इस कारण शासन जो होता है स्थायी रूप से निरंतर बना रहता है। तो देखिए, किसी भी राज्य व्यवस्था के लिए इन तीनों का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये तीनों ही एक दूसरे के अनुपूरक हैं। तो देखिए, ये तीनों ही एक दूसरे के अनुपूरक हैं। एक के अभाव में
एक के अभाव में हम एक के अभाव में हम एक के अभाव में हम संपूर्ण एक के अभाव में हम प्रशासन के कुशलतापूर्वक संचालन एक के अभाव में हम प्रशासन के कुशलतापूर्वक संचालन की परिकल्पना नहीं कर सकते। तीनों ही अलग अलग अवधारणाएं हैं। तीनों ही अलग अलग अवधारणाएं हैं। तीनों ही अलग अलग अवधारणाएं हैं, लेकिन तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तीनों अलग अलग अवधारणाएं, लेकिन तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इन तीनों को समानार्थक समझना गलत है। इन तीनों को समानार्थक समझना गलत है। इन तीनों को समानार्थक यानी समानार्थ वाली, इन तीनों को समानार्थक समझना गलत है। इन तीनों का अस्तित्व अलग अलग है। इन तीनों का अस्तित्व अलग अलग है और इस प्रकार इनके पारस्परिक संबंध एवं अंतर को इस प्रकार हम समझ सकते हैं। अलग अलग है इनके पारस्परिक संबंध एवं अंतर को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। तो देखिए, शक्ति और सत्ता और वैधता तीनों ही हमने आपको बताया कि किसी भी शासन व्यवस्था के कुशलतापूर्वक संचालन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये एक दूसरे के अनुपूरक हैं। अनुपूरक का मतलब एक के अभाव में हम दूसरे की परिकल्पना नहीं कर सकते। यदि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में इन तीनों में से किसी एक का लोप होता है, अर्थात इन तीनों में से कोई भी एक अवधारणा उस शासन में नहीं होती है, तो हम शासन के कुशलतापूर्वक संचालन की परिकल्पना नहीं कर सकते कि शासन कुशलतापूर्वक कार्य कर पाएगा। इसलिए किसी भी शासन की कुशलतापूर्वक संचालन के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि ये तीनों ही अलग अलग अवधारणाएं हैं, लेकिन फिर भी तीनों अलग अलग होने के बावजूद भी ये तीनों अवधारणाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे के अनुपूरक है और इनको समानार्थक समझना, अर्थात शक्ति सत्ता और वैधता को एक ही अर्थ वाली समझना कि इन तीनों का मतलब एक ही है, इन तीनों से एक ही अभिप्राय निकालना बहुत ही गलत है। क्योंकि हमने पढ़ा शक्ति किसे कहते हैं, हमने पढ़ा सत्ता किसे कहते हैं, हमने पढ़ा वैधता किसे कहते हैं। तो शक्ति, सत्ता और वैधता तीनों अलग अलग अवधारणाएं हैं, तीनों समानार्थक नहीं है, तीनों का समान अर्थ नहीं है, तीनों ही अवधारणाएं अलग अलग हैं और इन तीनों का अस्तित्व अलग अलग है और हम इनके पारस्परिक संबंध एवं अंतर को इस प्रकार समझते हैं कि इन तीनों अवधारणाओं में क्या संबंध है, इसके बारे में
हम देखते हैं कि शक्ति और सत्ता और वैधता में पारस्परिक संबंध क्या है। तो देखिए, अब हम इन तीनों अवधारणाओं के पारस्परिक संबंध को देखते हैं, इनमें अनुपूरकता को देखते हैं और इनमें क्या अंतर है। तो इन तीनों अवधारणाओं का हम पारस्परिक संबंध भी देखते हैं और इनमें क्या अंतर है उसकी बात भी हम करते हैं। तो देखिए, अब हम इन तीनों अवधारणाओं के बारे में, इनका पारस्परिक संबंध और इन तीनों में क्या अंतर है वो देखते हैं। तो देखिए, आपका टॉपिक है शक्ति, सत्ता एवं वैधता में पारस्परिक संबंध, जो कि मैंने आपको पहले बताया था भी। वैधता में पारस्परिक संबंध, शक्ति, सत्ता एवं वैधता में पारस्परिक संबंध की हम बात कर रहे थे कि इन तीनों में क्या संबंध है। तो देखिए, शक्ति, सत्ता और वैधता में शक्ति, सत्ता एवं वैधता में पारस्परिक संबंध एवं अंतर इस प्रकार है। तो देखिए, शक्ति, सत्ता, वैधता में हम पारस्परिक संबंध की बात करते हैं। पहला पॉइंट है, राज्य व्यवस्था की रचना में इनकी भूमिका भिन्न भिन्न है। तो पहला पॉइंट है, राज्य व्यवस्था की रचना में इनकी भूमिका भिन्न भिन्न है। इनकी भूमिका भिन्न भिन्न है। देखिए, पहला पॉइंट है कि राज्य व्यवस्था की रचना में इनकी भूमिका क्या है, अलग अलग है। देखिए, शक्ति जो होती है, शक्ति जो है वो राज्य व्यवस्था को भौतिक आधार प्रदान करती है। शक्ति, देखिए आप, राज्य व्यवस्था को भौतिक आधार प्रदान करती है। जबकि सत्ता उसे वैधानिक आधार प्रदान करती है। तथा औचित्यपूर्णता
मूल्यात्मक या नैतिक आधार प्रदान करती है। मूल्यात्मक या नैतिक आधार प्रदान करती है। तो देखिए, आपके जब ये प्रश्न आता है शक्ति, सत्ता, वैधता या पारस्परिक संबंध का, तो अब हम इन तीनों में पारस्परिक संबंध, अनुपूरकता की बात भी करते हैं और इसके साथ साथ इन तीनों में क्या क्या अंतर है उसकी बात भी करते हैं कि ये तीनों एक दूसरे से जुड़ी होने के बावजूद भी तीनों अवधारणाएं अलग अलग हैं और ये तीनों को एक समझना बहुत ही बड़ी भूल है। तो इस प्रकार इन तीनों में अंतर होते हुए भी क्या ही एक दूसरे की अनुपूरक है। तो देखिए, शक्ति, सत्ता, वैधता, पारस्परिक संबंध में अंतर हम इस प्रकार देखते हैं। पहला पॉइंट है, राज्य व्यवस्था की रचना में इनकी भूमिका भिन्न भिन्न है। हम ये बात करते हैं किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में इन तीनों का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक के अभाव में हम दूसरे के बिना शासन के कुशलता पूर्वक संचालन की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। एक के अभाव में हम शासन को सही ढंग से नहीं चला सकते। इसलिए ये तीनों क्या हैं, एक दूसरे के अनुपूरक हैं। एक के अभाव में हम दूसरे के बिना शासन के कुशल संचालन की बात नहीं कर सकते। तो देखिए, तीनों अलग अलग है। किस प्रकार से? शक्ति राजनीतिक व्यवस्था को भौतिक आधार प्रदान करती है, क्योंकि शक्ति बल प्रयोग पर आधारित होती है, इसलिए वो राज्य व्यवस्था को भौतिक आधार प्रदान करती है। जबकि सत्ता उसे वैधानिक आधार प्रदान करती है, क्योंकि वास्तव में सत्ता का प्रयोग, शक्ति का प्रयोग कौन करता है? सत्ता करती है। इसलिए सत्ता उसे कानूनी आधार प्रदान करती है, क्योंकि शक्ति को संस्थागत कौन करती है? सत्ता करती है। इसलिए सत्ता उसे वैधानिक आधार प्रदान करती है तथा औचित्यपूर्णता उसे मूल्यात्मक या नैतिक आधार प्रदान करती है, क्योंकि औचित्यपूर्णता के कारण जो शासन जो होता है वो मूल्य परक बनता है, नैतिकता परक बनता है और शासन को नैतिक आधार प्रदान करती है। क्यों? क्योंकि वैधता के कारण जो शासन जो होता है उसे जनता का समर्थन मिलता है, उसे जन स्वीकृति मिलती है, उसे जन सहमति मिलती है। तो वैधता के आधार पर ही किसी भी शासन व्यवस्था को जन सहमति मिलना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि वैधता के कारण कोई भी राज्य व्यवस्था जो है उसे जन सहमति, जन स्वीकृति मिल जाती है और जन स्वीकृति मिलने के बाद में शासन में विद्रोह की संभावनाएं जो होती है बहुत ही कम, न के बराबर होती है, क्योंकि शासन जन सहमति पर आधारित होने के कारण शासन में अस्थायित्व की जो संभावना है वो बहुत ही कम हो जाती है और शासन जो होता है वो लंबे समय तक कार्य करता है और शासन कुशलता पूर्वक निरंतर बना रहता है। तो देखिए, औचित्यपूर्णता, क्योंकि ये मूल्यों पर आधारित होती है, इसे नैतिक आधार प्रदान करती है शासन को, और शासन नैतिक आधार पर जो है जन समर्थन के द्वारा वो अपना कुशलता पूर्वक संचालन करता है और इस प्रकार शासन स्थायित्व रूप से जो है अपना कार्य करता रहता है। इस प्रकार वैधता जो होती है वो किसी भी राज्य व्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होती है, जो कि हमने इसके महत्व के बारे में बताया था आपको, वैधता और औचित्यपूर्णता के महत्व के बारे में जब हमने अभी आपको बताया था। तो इसलिए किसी भी राज्य व्यवस्था में वैधता का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके बिना कोई भी शासन व्यवस्था स्थिर नहीं रह सकती और शासन को जन सहमति इसी के द्वारा प्राप्त होती है। इसलिए हम ये देखते हैं कि शासन का कुशलता पूर्वक संचालन जो है वो वैधता के द्वारा किया जाता है और इसलिए तीनों का जो सम्मिश्रण हमें जिस भी राज्य व्यवस्था में देखने को मिलता है, जिस राज्य व्यवस्था में तीनों ही अवधारणाएं व्याप्त होती हैं, वहां पर शासन कुशलता पूर्वक कार्य करता है और शासन स्थायित्व रूप से जो है वो शासन में स्थायित्व बना रहता है।